वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल पर, आपका आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, वो है आपका इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इससे पहले हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, फिर इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसका गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसका गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दो एप्लीकेशन, समिंग एप्लीकेशन और डिफरेंशिएटर यानी कि सब्सट्रैक्टर एप्लीकेशन, वो सारी वीडियोस हमने यहाँ पर कवर अप कर ली हैं। अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस किया है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उस टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कर रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पर सर्किट सिंबल आप देख रहे होंगे। अब इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर केवल इतना डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर आप जो आपका रजिस्टर लगा होता था फीडबैक रजिस्टर, उसको की जगह पर आप कैपेसिटर का यूज करेंगे, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका वर्क करने लगेगा इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह। तो सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पे भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इसका लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके आउटपुट क्या है, कैसे हम इसमें लिमिटेशंस भी कुछ देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, तो इससे पहले जो भी हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़े हैं बेटा क्लोज लूप में, तो वहाँ पर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्ट करते थे क्या बेटा, ये फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, और अभी आपने जो सिंबल आगे देखा सर्किट, वो आपका हो जाता है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर आप इनपुट अप्लाई करते थे वी इन, और ये इसको आप ग्राउंड कर लेते थे फॉर द, जैसे समिंग आपने पढ़ा है, नॉन इन्वर्टिंग पढ़ा है, इन्वर्टिंग पढ़ा है ना, आर एफ, ये हो जाएगा R1। ठीक है, इस तरीके से मतलब इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहता था, कंस्ट्रक्शन रहती थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक रजिस्टर लगा होगा सेम एज इट इज़। फिर आपका यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ये रजिस्टर जो लगा हुआ है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बेटा यहाँ पर भी आपका ग्राउंड ही रहेगा। ठीक है, V2 टर्मिनल यानी कि जो V2 इनपुट आप अप्लाई करते हैं, ये V1 रहेगा, ये रजिस्टर R1 हो जाएगा। बस यहाँ पर जो फीडबैक आप कनेक्ट करेंगे वो अब आपका कैपेसिटर होगा। ठीक है, यानी कि एक कैपेसिटर आप कनेक्ट कर देंगे इन द फीडबैक, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओप एम्प। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि जो चार्ज होता है ना, मतलब मान लिया मैंने यहाँ पर डेरिवेशन के लिए कि ये करंट जो फ्लो हो रही है वो I1 है, और यहाँ पर करंट फ्लो होगी IC, क्योंकि यहाँ पर अब आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। उससे पहले हमारा रजिस्टर लगा होता था, तो हम IF ले लेते हैं फीडबैक रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है ना। तो कंस्ट्रक्शन में इतना डिफरेंस आपका केवल देखने को आपको मिलेगा। ठीक, तो डेरिवेशन के लिए लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है कैपेसिटर में, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है बेटा कि Q जो होता है वो क्या होता है, C इंटू वी होता है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है, तो हम VC इसको लिख लेंगे, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, ये Q इक्वल्स टू रहता है। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देन वी गेट डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू, C तो कांस्टेंट है, आपका हो जाएगा DVC अपॉन DT। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो चार्ज में वेरिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही आपका करंट कहलाता है। करंट की डेफिनेशन आपको पता है, तो ये IC इक्वल्स टू हो जाएगा C इंटू DVC अपॉन DT। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी कि IC आपने कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो अगर हम फिगर में देखें, तो इन फिगर
कौन से फिगर में बेटा? इस वाले में, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। इन फिगर अगर आप देखेंगे तो आई करंट जो है ना, I1 इक्वल्स टू है IC के, क्योंकि वही करंट आपकी फ्लो हो रही है। यहाँ पर I1 है माना, और यही I1 अब इसमें आगे जाके IC बन गई है। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू IC है। ये जो P पॉइंट है, यहाँ पर आपकी वोल्टेज होती है BP। ठीक है, क्लियर हुआ? तो IC क्या होगा, सॉरी I1 क्या होगा यहाँ पर? V1 माइनस BP अपॉन R1, है ना? तो V1 माइनस VP अपॉन R1 आपका I1 हो जाएगा, इक्वल्स टू IC क्या होगा? अभी आपने फाइंड आउट किया बेटा, C DVC अपॉन DT। क्लियर है? अब जो BP है वो जीरो रहेगा, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड है ना? और यहां पर अगर मैं BC की भी बात करूं, यहां पर जो BC यहां पर वोल्टेज है, तो उसको आप क्या लिखेंगे बेटा? C इंटू D अपॉन DT। इस VC को लिखेंगे आप VP माइनस V आउट। आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये जो VC है इसके अक्रॉस है, तो जब यहां पर वोल्टेज आप फाइंड आउट करते हैं, देन VP माइनस V आउट होता है, जैसे आपने पीछे फाइंड आउट किया है। तो VP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा, ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड की वजह से जो VP है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा अब? V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू C D V आउट अपॉन DT, और ये माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, ये मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, V आउटपुट। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको कोई समस्या नहीं है कि V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू माइनस C D V आउट अपॉन DT कैसे आया है। ठीक है, क्लियर? तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? जैसे अगर मैं इसको, चलिए आगे ही कर लेते हैं इसको ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ V1 अपॉन R1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका माइनस C D V आउट अपॉन, यही हमारा आउटपुट आया है। तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देन वी गेट V1 अपॉन R1, और अपॉन में पहुँच जाएगा C, ये माइनस भी यहाँ पर आ जाएगा, इस DT की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल्स टू DV आउट। ठीक है, और अगर हम नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ से इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन होने पर ये डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन माइनस V1 अपॉन R1C इंटू DT इक्वल्स टू V आउट। तो फाइनली अगर मैं लिखूँ यहाँ पर बेटा, तो V आउट इक्वल्स टू क्या हुआ? 1 अपॉन, ये माइनस के साथ आपकी टर्म R1 इंटू C बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में आपका रहेगा V1 DT। तो ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज V आउट। आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी कि V आउट आपने कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ इसकी लिमिटेशंस की। अब लिमिटेशंस की बात करते हुए हमें पता है, वी नो दैट कि बेटा जैसे आप वहां पर रजिस्टर पढ़ रहे थे, तो उसका कुछ रजिस्टेंस होता था, तो यहाँ पर कैपेसिटिव रजिस्टेंस रहेगा, है ना, जिसको आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं, कैपेसिटर की फॉर्म में, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C रहता है ना। और अगर आप बात करें XC की, ओमेगा क्या होता है? 2πf, तो ये हो जाएगा 2πf, और इंटू C आपका यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर आप देखें, इसको एनालाइज करें, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बेटा? कि अगर आप F की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो जो XC की वैल्यू है वो घट जाएगी, और अगर आप F की वैल्यू को घटाते हैं,
तो एक्स सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे वहां पर फीडबैक रजिस्टर काम करता है, वहां पर रजिस्टेंस की वैल्यू होती है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगी वैल्यू ऑफ एक्स सी। ठीक है, आगे लिखेंगे सिंस, यहाँ से गेन फाइंड आउट करेंगे हम, ये बात गेन के लिए कर रहा हूँ मैं, और इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करेंगे तो आउटपुट कैसे एम्पलीफाई होकर आपको मिलेगी। सिंस वी नो दैट, क्योंकि ये आपका एक कनेक्शन किस तरीके से है बेटा, नॉन इन्वर्टिंग को आपने ग्राउंड किया हुआ है तो इन्वर्टिंग की तरह है, तो हमें इन्वर्टिंग की आउटपुट क्या मिलती है, वी नो दैट वी आउट इक्वल्स टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी इन, ये रहता है फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, है ना। और ये भी आपका किस तरीके से है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ही आपका जो कनेक्शन आपने किया हुआ है, सेटअप आपका बना हुआ है, वो उसी तरीके से है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखें आर एफ जो है, जो फीडबैक रजिस्टर आप यूज करते थे उसकी जगह पर एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो यहां से क्या हो जाएगा, सो दैट जो वी आउट यहां पर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ द गेन हम बात कर रहे हैं, माइनस एक्स सी अपॉन आर वन इंटू वी इन। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। और वी इन हमने वी वन को लिया हुआ है तो वी आउट इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स सी अपॉन आर वन इंटू वी वन, ये आपकी हो जाएगी गेन की फॉर्म में आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और यहाँ पर जो गेन रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन आर वन। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका गेन आ गया किसका, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। और अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखूं बेटा, तो A इक्वल्स टू माइनस एक्स सी अपॉन आर वन है, और एक्स सी इक्वल्स टू आपको पता है वन अपॉन ओमेगा सी रहता है, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, टू पाई एफ होता है, तो टू पाई एफ इंटू सी। और अगर मैं अब यहां पर वैल्यू पुट कर दूं तो माइनस वन अपॉन टू पाई एफ सी into R. This is the gain of integrated operational amplifier, of integrated op amp। ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहां से कंक्लूजन निकलता है कि ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे गेन आपका कम होगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को आप कम करेंगे वैसे वैसे आपका गेन बढ़ जाएगा। तो अगर आपका सॉरी ये फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं तो ए की वैल्यू घट जाएगी, और फ्रीक्वेंसी आप घटा रहे हैं तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यू कैन कंट्रोल द गेन विद द हेल्प ऑफ द अप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, अप्लाई सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जो अप्लाई कर रहे हैं आप सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब आपने सर्किट के गेन को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम पहले जान लेते हैं क्या है लिमिटेशंस। यानी कि अगर गेन आपसे फाइंड आउट कराता है तो यहाँ तक आप गेन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और आपकी आउटपुट फाइंड आउट कराता है तो आउटपुट आपकी यहाँ पर आ गई थी इन द फॉर्म ऑफ द, ये वैल्यू है कैपेसिटर की, और इन द फॉर्म ऑफ द गेन अगर फाइंड आउट कराते हैं तो आपको वी आउट ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें करनी है अगर आपसे इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूछा जाता है। कंप्लीट अगर आप लिखेंगे तो लिमिटेशंस के साथ साथ आप बताएंगे किस तरीके से लिमिटेशन है बेटा, कि यहाँ पर लिमिटेशन हो जाती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो यहां लिखेंगे a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन f shows that if we use high frequency input signal then we get low gain, है ना, while
if we use low frequency input signal, then we get high gain of इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जब आप लो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इस सिचुएशन में, तो आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो हाई गेन प्रोवाइड कराएगा। तो हाई गेन प्रोवाइड कराने से इट बिहेव लाइक एन ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। सो इट behaves like open loop operational एम्पलीफायर, क्योंकि ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आप जानते हैं कि गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हाई मतलब आपने उस रेंज को देखा था 10⁵ से 10⁶ टाइम्स बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है आपके इनपुट सिग्नल को, जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। सर्किट आपका अनस्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहेंगे? फॉर लिमिट और रिसॉल्व दिस कंडीशन या दिस सिचुएशन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यहां पर कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट या कनेक्टिंग एन फीडबैक रजिस्टर विद पैरेलल टू द कैपेसिटर, यानी कि आप कैपेसिटर के पैरेलल में एक फीडबैक रजिस्टर अप्लाई कर देंगे। देन यू कैन लिमिट दिस प्रॉब्लम, जो आपका लो फ्रीक्वेंसी पर आपको हाई गेन प्रोवाइड कराता है इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसके लिए आप अगर इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कैपेसिटर के पैरेलल में एक फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे, देन आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ग्राफ के हिसाब से बताऊं यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से आपका मिलेगा जब तक आपने फीडबैक रजिस्टर अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड बिटवीन द गेन। ठीक है, गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो यू कैन लुक लाइक दैट। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। मतलब आप देख रहे होंगे बेटा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे गेन की वैल्यू घट रही है, और जैसे जैसे गेन की वैल्यू बढ़ रही है उसका मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है। ठीक है, तो इसको लिमिट करने के लिए अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो ठीक है, गेन आपको लो मिलेगा, लेकिन आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो आपको गेन हाई मिलेगा। तो इट बिहेव लाइक एन ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसको लिमिट करने के लिए जैसे ही आपने एक रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किया कैपेसिटर के फीडबैक में, तो यू कैन लिमिट दिस इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, यानी कि उसको एक सैचुरेट कर देगा एक वैल्यू पर। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ रही है यहाँ पर भी आपका गेन एक लिमिट पे हो गया। इस तरीके से आगे जाके आपका ये जैसे ही आपने यहाँ पर बेटा अप्लाई किया था ना, एक सेकेंड, ये इस तरीके से, तो ये आपका पूरा सीक्वेंस आपको ऐसे मिलेगा इस तरीके से। ये तो है जब तक आपने अप्लाई नहीं किया है रजिस्टर पैरेलल में कैपेसिटर के साथ फीडबैक में, और जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो ये सैचुरेट हो गई एक वैल्यू पर, और इससे आगे यानी कि इससे आगे इट बिहेव लाइक एन इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह काम करेगा यहां से। ठीक है, इसको बोलेंगे आप एफसी फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया इधर, ये आपका गेन हो गया। ये हो जाएगा बिफोर RF और ये हो जाएगा आफ्टर RF। ठीक है, RF जब आपने लगा दिया, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको सर्किट सिंबल बना के दिखाऊं कॉन्फ़िगरेशन सर्किट की, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा।
ये आपका रजिस्टर तो लगा हुआ है यहाँ पर बेटा, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है और इस कैपेसिटर के साथ एक पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे आप फीडबैक रजिस्टर RF। देन यू कैन लिमिट दिस कंडीशन जब आप हाई गेन प्राप्त कर रहे हैं आउटपुट पर, जब आपने सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई किया है इनपुट पर, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया आपका, ये R1 हो जाएगा, यहाँ पर ये RF हो गया, ये C कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर V1 इनपुट आपने अप्लाई की हुई। तो इस सिचुएशन से आपको ग्राफ ये मिलेगा लाइक दैट, ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्या लिमिटेशन है, किस लिमिटेशन, इस जो लिमिटेशन यहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको देखने को मिलती है उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं बेटा, तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो आपकी हो जाएगी यूज इन द एनालॉग कंप्यूटर्स। आप एनालॉग कंप्यूटर में इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC, और आप इसको वेव शेपिंग में भी यूज करते हैं, वेव शेपिंग सर्किट, वेव शेपिंग सर्किट के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर वेव शेपिंग सर्किट मतलब यहाँ पर अगर आपने इनपुट पे अप्लाई किया बेटा साइन वेव, ठीक है, किसकी, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल ओपैम्प, ठीक है, तो आपको आउटपुट पर मिलेगी कोसाइन वेव। चूंकि आपका क्या है बेटा, इन्वर्टिंग है, तो इस वजह से आपको जो वेव मिलेगी वो इन्वर्ट होकर मिलेगी, इन्वर्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ, ठीक है। और अगर आपने इनपुट पर बेटा स्क्वायर वेव अप्लाई की है, इस तरीके से, तो यू कैन गेट आफ्टर इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अगर आप वेव शेपिंग प्रॉपर्टी के लिए या वेव शेपिंग जो एप्लीकेशन है उसके लिए यूज कर रहे हैं, देन यू गेट द ट्राइंगुलर वेव एट द आउटपुट लाइक दैट। इस तरीके से आपको वेव मिल जाएगी। तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक वेव से दूसरी वेव में, यानी कि वेव शेपिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इस एप्लीकेशन के लिए भी आप अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि इंटीग्रेटेड टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। तो ये आपका था इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, उसका आउटपुट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उसके आउटपुट में लिमिटेशन आती हैं, फ्रीक्वेंसी से कैसे आप गेन को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके गेन पर जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो वो हाई गेन की लिमिटेशन हमें यहाँ पर मिल रही है लाइक द ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। और इस तरीके से आप सेटअप बनाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन की हमने बात की, तो एनालॉग कंप्यूटर्स में हम इसका यूज़ करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, और वेव शेपिंग सर्किट के लिए हम यूज़ करते हैं। वेव शेपिंग सर्किट में कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हमने इनपुट पर कुछ इस तरीके से अप्लाई किया देन यू गेट आउटपुट लाइक दैट, और अगर आपने इनपुट पे कुछ इस तरीके से अप्लाई किया देन यू गेट द आउटपुट लाइक दैट। तो इस तरीके से आप वेव शेपिंग में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ जाते जाते फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी क्लासमेट हैं उनके साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का, इस टॉपिक का फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकें, ठीक है। तो ये आपका हो गया है जो एक एप्लीकेशन थी इंटीग्रेटेड टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक प्रॉपर्टी थी, वो आपका आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। फिर उसके बाद इस यूनिट के न्यूमेरिकल रह जाएंगे, जिसको खत्म होने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। बहुत छोटी यूनिट थी, आई होप
आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। छोटे छोटे वीडियोज़ यहाँ पर बने हुए हैं, आप एक दिन में इस वीडियो को टारगेट अगर बनाए तो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कोई समस्या किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख दीजिए, या फिर हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है उस पर भी जाकर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं लास्ट वीडियो लेक्चर जो कि थ्योरेटिकल और डेरिवेटिव फॉर्म में रहेगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसको करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।